आज से 1500 साल पहले गुजरात से एक सिल्क वीवर्स का गिल्ड अपनी फैमिली के साथ लंबी जर्नी पर निकला। अपना घर वो छोड़ के क्यों गए इसका कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन दासपुरा नाम के एक छोटे से टाउन में जो कि सेंट्रल इंडिया में था, वहां पे वो लोग सेटल हो गए। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में बंधु वर्मन नाम के एक अधिकारी उस टाउन के ऑफिसर थे। उसकी परमिशन से गिल्ड ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर काफी भव्य था और इसके ऊंचे शिखर देखने लायक। 437 सीई में इस मंदिर में सूर्य देवता की स्थापना की गई। कुछ समय के बाद इस मंदिर पर बिजली गिरने से नुकसान हुआ और एक बार फिर गिल्ड ने उसको रिपेयर करवाया। ये सब जानकारी हमें मिली है मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। मंदसौर यानी कि प्राचीन दासपुरा। इस इंस्क्रिप्शन को तैयार किया था वत्स भट्टी ने, जो कि अपने आप को सूर्य का उपासक बताते हैं। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें इस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एज। (300 to 600 CE) इस टाइम पीरियड में जो सबसे प्रोमिनेंट एम्पायर था इंडिया में वो था गुप्ता एम्पायर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एम्पायर्स थे, जैसे कि वकाटक, कदम्ब, वर्मन, हूण। हमारी ये वीडियो गुप्ता एम्पायर पर फोकस करने वाली है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में जानकारी इकट्ठी करने से पहले हम बात करेंगे गुप्ता एज के सोर्सेस की। सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है गुप्ता एज का वो है इंस्क्रिप्शंस, जो कि स्टोन्स और कॉपर प्लेट्स दोनों ही टाइप में अवेलेबल है। अब जब हम गुप्ता एज पढ़ते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, वो है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इन प्रेज ऑफ। किसी भी किंग के लिए प्रशस्ति लिखी जाती है। उन प्रशस्तियों में उन किंग्स के अचीवमेंट्स को, मिलिट्री एक्सपेंशन को वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पे बात करी जाती है। प्रशस्ति से हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि रॉयल लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शंस, डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस। इसकी हेल्प से हम गुप्तास की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरे सोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे तो वो है कॉइन्स और सील्स। अब देखिए, जो कॉइन्स हैं और सील्स हैं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही, साथ ही साथ पब्लिक को मैसेज देने का भी एक माध्यम है। गुप्ता एज को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज भी कहा गया है, लेकिन वो केवल उनके कॉइनेज की वजह से नहीं कहा जाता है, उसके और भी कुछ कारण हैं। हम बाद में वो डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में। गुप्ता कॉइन्स पे एक तरफ किंग का नाम हुआ करता था तो दूसरी साइड भगवान की इमेज हुआ करती थी या किंग की इमेज हुआ करती थी। कोई भी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए गुप्ता कॉइन्स इशू किया करते थे। गुप्ता किंग्स ने कॉपर और सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे, पर वो थोड़ी कम मात्रा में थे और मोस्टली जो उनके कॉइन्स थे वो गोल्ड के ही थे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर का गुप्ता एज में काफी विकास हुआ। नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति की भी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। कमंडक की नीतिसार, जो कि नीति पे एक बहुत फेमस टेक्स्ट है, उसकी रचना भी 4th सेंचुरी में ही हुई थी। गुप्ता किंग्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देवी चंद्रगुप्तम, जो कि एक ड्रामा है, विशाखा दत्त ने लिखा है, और हरिवंश पुराण, श्रृंगार प्रकाश, ऐसे ऐसे टेक्स्ट से हमें मिलती है। कामा सूत्रा, जो कि वात्सायन की बुक है, और अमर कोश, जो कि एक डिक्शनरी है, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ये हमने बात कर ली संस्कृत सोर्सेज की। आगे जाएंगे और लास्ट जो गुप्ता एम्पायर का सोर्स है वो है फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज की अगर बात करें तो 3rd सेंचुरी में कुछ चाइनीज मॉन्क्स इंडिया आए और लोकल बुद्धिस्ट साइट्स को उन्होंने विजिट किया और अपने एक्सपीरियंसेस को नोट किया। ऐसे ही कुछ फेमस चाइनीज मॉन्क्स की अगर बात की जाए तो फाइयान, हुआनजांग और यीजिंग का नाम उभर के सामने आता है। फाइयान 10 साल भारत घूमे और नॉर्थ वेस्टर्न गंगा वैली से लेके ताम्रलिप्ति, जो कि बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट है, वहां तक एक अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया। ताम्रलिप्ति से वो सी रूट से गए श्रीलंका और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया और फिर वापस चाइना। अब ये उन्होंने जितना जो ट्रैवल करा है इस टाइम पीरियड में, उन्होंने कुछ बुक्स कलेक्ट की थी और इसका ट्रांसलेशन उन्होंने बैठ के फिर चाइना में किया। अपने ट्रैवलिंग रिकॉर्ड्स को उन्होंने कंपाइल किया और जिसको उन्होंने नाम दिया गाओ सेइंग फाइयान हुआन, यानी कि यह रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। अब फाइयान किसके रेन में इंडिया आए थे? तो चंद्रगुप्त II, उस समय गुप्त शासक जो थे, उनके टाइम पीरियड में फाइयान ने इंडिया विजिट करा था। इस पीरियड में केवल चाइनीज फॉरेन सोर्सेज ही नहीं है, इसके अलावा एक वेस्टर्न सोर्सेज भी हैं, जैसे कि कॉस्मोस, इंडिको प्लेस्टस, यानी कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी। 6th सेंचुरी में चाइना गया था, एक मर्चेंट था, उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये अकाउंट हाईलाइट करता है इंडिया और बाइजेंटाइन एम्पायर के ट्रेड रिलेशंस को।
गुप्तास के सोशल ओरिजिन की डिबेट को एक तरफ रखते हुए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुप्ता किंग्स के बारे में। फर्स्ट गुप्ता किंग का नाम था महाराज गुप्त और सेकंड रूलर थे महाराज घटोत्कच। इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कहा जाता है कि ये कुषाण राजाओं के सामंत हुआ करते थे। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त वन के राजगद्दी संभालने से। चंद्रगुप्त वन थर्ड गुप्ता रूलर थे, पर वास्तविकता में ये गुप्त राजवंश के ट्रू फाउंडर थे। इसी वजह से इन्हें महाराज धीराज भी कहा जाता था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि गुप्तास गंगा नदी के आसपास के इलाकों से लेके प्रयागराज तक फैले हुए थे। साकेत और मगध भी इन्हीं के अधीन था। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार चंद्रगुप्त वन का एम्पायर बिहार, यूपी और बंगाल को कवर करता था। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी, उनसे विवाह किया। इसका एविडेंस हमें मिलता है कॉइन से, और इस कॉइन पे क्वीन और किंग का नाम मेंशन्ड है और दूसरे साइड पे एक देवी है जो कि लायन पे सीटेड है और कॉइन पे लिखा हुआ है लिच्छाव्य। जैसा कि मैंने बताया था कि गुप्ता किंग्स किसी भी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए कॉइन्स इशू किया करते थे। चंद्रगुप्त को सक्सीड किया कच्छगुप्त ने, जिनके बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो चंद्रगुप्त वन के भाई थे। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र यानी कि ग्रैंडसन ऑफ लिच्छवी कहा गया है। अब हम बात करेंगे नेपोलियन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है इलाहाबाद प्रशस्ति से, और उसके अलावा रेड सैंडस्टोन में एक प्रशस्ति लिखी हुई है जो कि हमें एरन से मिली है। इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा है हरिसेन ने। हरिसेन चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक उच्च अधिकारी थे। इनको संधि विग्रह, कुमारामात्य, महादंडनायक, ये सब उपाधियां दी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति पे 2 और किंग्स का इंस्क्रिप्शन है। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वापस आते हैं प्रयाग प्रशस्ति पे। इस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को एक आइडियल किंग बताया गया है और उनके जो कॉन्क्वेस्ट है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, वो सेंट्रल फोकस है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने नॉर्थ में 9 राजा और साउथ में 12 राजाओं को परास्त किया। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को 100 बैटल्स का कमांडर बताया है। इसका एविडेंस है समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग के बाद समुद्रगुप्त पहले राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त को कविराज और विक्रमांक नाम भी दिया गया है। इन्होंने लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर रूल किया और एम्पायर की बाउंड्री पे जो किंगडम्स थे उनको हराया और उन्हें अपना फ्यूडल लॉर्ड बनाया। गुप्ता एम्पायर की एक खासियत थी कि जो एम्पायर का कोर था उसकी बाउंड्री पे जो किंगडम्स थे उनको सबड्यू करके अपना वासल्स बना लिया गया था। तो एक सिस्टम है जिसमें जो बाउंड्री के जो एम्पायर्स हैं उनको कैप्चर नहीं करना है, उनकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है, पर वो उनके जो किंग हैं वो गुप्ता रूलर्स ही रहेंगे। हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त को डिस्क्राइब करा है अपनी प्रशस्ति में, तो केवल कनकरर के रूप में उन्हें प्रस्तुत नहीं करा गया है। वो लिखते हैं कि समुद्रगुप्त इतने शार्प हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं कि जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के आचार्य हैं, वो तक लज्जित हो जाते हैं उन्हें देख। उसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उनके कॉइन्स में अलग अलग मुद्रा में दिखाया गया है, जैसे कि अश्वमेध टाइप कॉइन है, एक स्टैंडर्ड टाइप कॉइन है जो कि सबसे ज्यादा हमें मिला है। उसमें समुद्रगुप्त ने अपने हाथ में एक भाला पकड़ा हुआ है और दूसरे साइड में उनके गरुड़ सील है। गरुड़ सील गुप्ता एम्पायर की इंपीरियल सील थी। लिरिसिस्ट टाइप कॉइन है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उनके कॉइन्स में उनको अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे कि पराक्रमा, अश्वमेध पराक्रमा, व्याघ्र पराक्रमा, ऐसे अलग अलग टाइटल्स हैं उनके कॉइन्स पे। समुद्रगुप्त के रेन के बारे में काफी सारी डिटेल्स हैं। सारी डिटेल्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जो प्रयाग प्रशस्ति है मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसमें उनके पूरे कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। चाइनीज सोर्सेस के अनुसार श्रीलंका के जो रूलर थे मेघवर्मन, उन्होंने बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की भी अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी, जो कि समुद्रगुप्त ने अलाउ कर दिया था। तो इससे मालूम चलता है कि उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो कितने दूर दूर तक थे। समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त 2 को समुद्रगुप्त का सक्सेसर बताया गया है, लेकिन कुछ सोर्सेस के अनुसार रामागुप्त उनके सक्सेसर थे जिन्होंने 5 वर्ष तक शासन किया और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजगद्दी संभाली। चंद्रगुप्त 2 को परम भागवत और विक्रमादित्य कहा गया है। गुप्ता एम्पायर अपने पीक पे चंद्रगुप्त 2 के ही शासनकाल के दौरान पहुंचा था। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद आयरन पिलर का निर्माण चंद्रगुप्त 2 के ही शासनकाल में किया गया था। उदयगिरी के केव इंस्क्रिप्शन में कहा गया है कि चंद्र दिग्विजय पे निकले थे और जो
जो दिल्ली एरिया था वो उनके एम्पायर का हिस्सा था। वो वैष्णव थे और ये जो दिल्ली में मिला हुआ आयरन पिलर है उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल में अपने एनिमीज को हराया और उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन लीड किया पंजाब की तरफ। पंजाब किसके राज्य में आता था? शक राजाओं के। उन्होंने शकों को हराया और उसके बाद पंजाब एरिया भी गुप्ता रूल के अंडर में आ गया। डेक्कन का जो वकाटक किंगडम था उनसे गुप्तास के मैट्रिमोनियल अलायंस थे। प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त II की बेटी थी, उनकी शादी वकाटक राजा रुद्रसेन II से करी गई थी। इसके बारे में जब मैं साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त II ने एक बहुत बड़े विशाल एरिया पे शासन किया और उनके सक्सेसर थे कुमारगुप्त, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया और उनके कॉइन्स पे भगवान कार्तिकेय का रिप्रेजेंटेशन है। कुमारगुप्त II के शासन काल में नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एक इन्वेजन हुआ। ये इन्वेजन था हूणों का, जिसको प्रिंस स्कंदगुप्त ने सप्रेस किया। गिरनार के रॉक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि स्कंदगुप्त के एक प्रोविंशियल गवर्नर थे प्राणदत्त, उन्होंने सुदर्शन रेख का रिपेयर करवाया था। उसके बाद और भी कुछ गुप्ता राजा हुए स्कंदगुप्त के बाद, जैसे कि पुरुगुप्त, कुमारगुप्त II, बुधागुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त III और लास्ट गुप्ता किंग विष्णुगुप्त। गुप्ता एम्पायर की जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो उसके कई सारे कारण थे, जैसे कि वकाटक से उन्हें कंपटीशन था। यशोधर्मन जो कि मालवा के किंग थे, उनका राइज हो चुका था। हूणों का इन्वेजन हुआ जिसको सक्सेसफुली स्कंदगुप्त ने रिपल्स किया। हेपथेलाइट्स यानी कि व्हाइट हंस ने हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करके गांधार को कैप्चर कर लिया था। स्कंदगुप्त को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने गांधार पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हराया। लेकिन स्कंदगुप्त की मौत के कुछ समय बाद हूणों के राजा तोरामन, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया। 8th सेंचुरी के एक जैन टेक्स्ट में बताया गया है कि तोरामन ने जैन धर्म को अपना लिया था। मेहरकुल जो कि तोरामन के सक्सेसर थे, उनका एक इंस्क्रिप्शन हमें ग्वालियर में मिला है, यानी कि मध्य प्रदेश। उनकी कैपिटल सियालकोट थी। राज तरंगिनी में बताया गया है मेहरकुल के बारे में कि वो कितना क्रूअल रूलर था। मेहरकुल को फाइनली यशोधर्मन जो कि मालवा के राजा थे, उन्होंने हराया और उसके बाद हूणों का लगभग अंत हो गया। ये थी पॉलिटिकल हिस्ट्री गुप्ता एज की। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं था, बहुत सिंपल सा सिस्टम था। आइए जानते हैं। गुप्ता एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और हर प्रोविंस को भुक्ति कहा जाता था और हर भुक्ति का जो चीफ ऑफिसर हुआ करता था उसका नाम था उपारिका। उपारिका को किंग डायरेक्टली अपॉइंट करता था। उसके बाद जो भुक्तिज हैं वो फर्दर डिवाइडेड थी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन्हें कहा जाता था विषयास। विषयास का जो चीफ ऑफिसर था उसे बोला जाता था विषयपति। अब विषयपति को अपॉइंट करता था उपारिका जो प्रोविंशियल गवर्नर था। विषयास से जो और छोटे यूनिट है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि विठी, भूमि, ऐसे अलग अलग नाम है। यानी कि हम बात कर रहे हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम है आयुक्त या विटी महातरास, ग्रामिका, ग्रामाध्यक्ष। ये जो सारे ऑफिसर्स हैं इनको विलेजर्स ही अपॉइंट किया करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनका एक ग्रुप होता था और वो लोग रूल करते थे। तो उसमें हुआ करता था विषयपति जो कि हेड था, उसके बाद नगर श्रेष्ठी जो कि चीफ मर्चेंट था, उसके बाद सार्थवाहा जो चीफ कारवान ट्रेडर है, उसके बाद प्रथम कुलिका यानी कि चीफ आर्टिसन, और उसके बाद प्रथम कायस्थ जो कि चीफ स्क्राइब है। ये 5 लोगों का एक ग्रुप था जो कि डिस्ट्रिक्ट में रूल किया करता था। गुप्ता किंग्स की काउंसिल की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, यानी कि मंत्री परिषद। इलाहाबाद प्रशस्ति में से मेंशन किया गया है। अब ये जो मंत्री परिषद थी इसको सभा बोला जाता था। इसमें अलग अलग तरह के काफी सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जैसे कि संधि विग्रह का, महासंधि विग्रह का जो कि मिनिस्टर थे फॉर पीस एंड वॉर। गुप्ता एम्पायर में फर्स्ट टाइम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को अलग अलग 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया। जो हाई रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको दंड नायकास कहा गया है या महादंड नायका भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं यानी कि बाला अधिकृता, ये कमांडर इन चीफ हैं आर्मी के। कुमार अमात्य वर्ड को बार बार मेंशन किया गया है। कुमार अमात्य हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हुआ करता था एक एम्पायर में, उसको डायरेक्टली किंग अपॉइंट किया करते थे। जैसे कि हरि सेन है जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है, वो भी कुमार अमात्य थे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो कुमार अमात्य के ही अंडर में होते थे। जो डेजिग्नेशन अमात्य है ये आपको गुप्ता एज जब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार देखने को मिलेगी। गुप्ता किंग्स बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किया करते थे, जैसे कि महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वरा। ये सब टाइटल्स शो करते हैं कि वो कैसे अपने आप को भगवान से लिंक करने की कोशिश किया करते थे। गुप्ता एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो मौर्यंस जैसी बहुत भारी भरकम मशीनरी नहीं थी, बहुत सिंपल सा सेटअप था। और एम्पायर में जो लोकल बॉडीज हैं उनको थोड़ा सा पावर देना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का लक्षण।
जब हमने मौर्यन टैक्सेशन पढ़ा था तो हमने अर्थशास्त्र में बात करी थी सप्तांगिक राज्य की। कोष एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। गुप्ता टाइम पीरियड में भी कोष एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट था एम्पायर का। पुस्तपाल एक ऑफिसर है जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है लैंड ट्रांसफर्स का। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे फिस्कल टर्म्स के बारे में बताया है, जैसे कि कर, बाली, उदरंगा, उपारिकरा, हिरण्य। भाग जो टर्म होता है वो एक किंग का जो फसल होती है उसमें से शेयर होता है, उसके लिए भाग शब्द का यूज किया जाता है। नारद स्मृति में भाग को 1/6 बताया गया है। जो 1/6 होता है प्रोडक्शन का वो किंग का शेयर होता है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है जैसे कि भोग। अब भोग क्या होता है? फ्रूट, फायरवुड, फ्लावर्स, ये सब जो चीजें होती हैं ये किंग को आप जब गिफ्ट करते हो तो वो होता है भोग। ये कंपलसरी है। कर जो शब्द है वो एक जेनरिक टर्म है टैक्सेशन के लिए। उपारिका जो टैक्स है वो उन लोगों के ऊपर इम्पोज किया जाता था जिनके पास भूमि से रिलेटेड दस्तावेज नहीं है, यानी कि जो टेनेंट्स हैं। उदरंगा शायद वाटर टैक्स ही हुआ करता था। हिरण्या जो टैक्स है वो किंग का शेयर है, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का शेयर है, लेकिन ये कैश में होता था। बाली तो आप जानते हैं वैदिक टैक्स है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसके अलावा जो अर्बन टैक्सेस हैं वो है शुल्क यानी कि टोल्स। बिहार स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त ने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है जिसका नाम है शौल्किका, जो कलेक्टर है टैक्स के, शुल्क के। अब जो अग्रहर विलेजेस हैं यानी कि वो विलेजेस जो कि दान में दे दिए गए हैं, उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। ये बात हुई गुप्ता टैक्सेशन अंगिक राज्य की। थोड़ी सी बात करेंगे गुप्ता के कॉइनेज की। तो जैसा कि आप जानते हैं गुप्ता ने सबसे ज्यादा संख्या में गोल्ड कॉइन्स को इशू करा जिन्हें दिनारास कहा जाता था। ये वर्ड डिराइव्ड है रोमन भाषा से। अब ये जो कॉइन्स थे ये साइज और वेट में लगभग एक जैसे थे, और ये कॉइन्स पे मैंने बताया है कि गुप्ता किंग्स के रॉयल एम्बलम्स या उनकी रेन के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उनको उकेरा गया। अब जो गोल्ड का कंटेंट है इन कॉइन्स में, ये कुषाण के जो कॉइन्स है उतना प्योर तो नहीं है, पर जो गुप्ता कॉइन्स है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए गए पेमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीड्स हैं उन्हें मीट करने के लिए। जब गुप्तास ने गुजरात को कैप्चर किया तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे लोकल एक्सचेंज के लिए, और इसी वजह से जो वेस्टर्न क्षत्रप थे उन लोगों ने सिल्वर कॉइन्स अडॉप्ट किए, काफ़ी सारे गुप्ता के जो कॉइन्स थे। गुप्ता पीरियड अपने ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस के लिए जाना जाता है। गुप्ता रूलर्स टेम्पल बिल्डिंग और अपने ईष्ट देवताओं की मूर्तियों को इंस्टॉल करना, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। भक्ति की जो आइडियोलॉजी थी और जो इमेज वर्शिप का जो कल्ट था उसका काफ़ी विकास हुआ। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बने और टेम्पल्स में एक जगह हुआ करती थी जिसको बोलते थे गर्भगृह, जहाँ पे मेन देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाने लगा। ऐसे कई सारे टेम्पल इस पीरियड में उनका निर्माण हुआ। ये बिल्डिंग्स अधिकतर स्टोन या ब्रिक, इन दोनों मटेरियल्स को यूज करके बनाई जाती थी। स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे और विशाल होते गए। कुछ इंपॉर्टेंट गुप्ता टेम्पल्स जैसे कि दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ में है, झांसी डिस्ट्रिक्ट में, भीटार गांव जो कि कानपुर में है, ऐसे काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इनमें से कुछ टेम्पल बहुत ही बुरी स्थिति में है करंट में, लेकिन अपने समय में ये काफ़ी वैभवशाली हुआ करते होंगे। मोस्टली ये टेम्पल्स स्क्वायर कट डिज़ाइन में हुआ करते थे और चारों कॉर्नर्स पे एक एक अलग अलग देवता की, जो कि सेकेंडरी देवता थे, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। इसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पंचयातान, जो कि 5 श्राइन काइंड ऑफ जो टेम्पल्स होते थे। लेकिन इस जमाने में जो शिखर हैं, जो टावर्स होते हैं टेम्पल्स के ऊपर, उनका चलन नहीं आया था। टेम्पल्स के साथ ही साथ केव आर्किटेक्चर का भी काफ़ी विकास हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए गुप्ता ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है केव पेंटिंग्स एट अजंता। उदयगिरी केव्स जो कि विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे 20 रॉक कट चैम्बर्स गुफा के अंदर मिले हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के रेन के हैं। ये सारे टेम्पल्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है हिंदू आर्ट का। इससे पहले तक जो किंग्स थे वो मोस्टली बुद्धिज्म या किसी और रिलीजन को पैटर्नाइज करते थे, लेकिन जो गुप्ता किंग्स थे उन लोगों ने हिंदू धर्म को पैटर्नाइज करा। ऐसी बात नहीं है कि केवल वैष्णविज्म के कल्ट को उन लोगों ने प्राथमिकता दी, कई सारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का भी विकास हुआ। इसका फेमस एग्जाम्पल है जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, कुमारगुप्त 1 के एरा में उसका निर्माण हुआ था। उसके अलावा नालंदा में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, 300 फीट ऊंचा है, वो भी उसी टाइम पीरियड का है। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने मेनली फोकस करा गुप्ता एम्पायर पे, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं हमने उन पर थोड़ी कम बात करी। वकाटक डायनेस्टी पे जो वीडियो आने वाली है अभी 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।